अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीक में हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे और अभी हम आए हैं दूसरे वीक में। और दूसरे वीक के भी कुछ चीज़ें हमने पहले ही कवर कर दी थी, जैसे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में स्वेगर यूआई पढ़ा था हमने। उसमें हमने टैग्स वगैरह यूज़ किए थे, डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में हमने रिस्पॉन्स एग्जांपल भी जो है वो एक ट्राई करके देखा था, मगर उसे भी हम आज यूज़ करेंगे। आज के बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले है एक प्रोडक्ट एपीआई बनाएंगे इन मेमोरी, जिसमें हम जो भी अभी तक जो भी पढ़ा है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड्स, उसको यूज करते हुए एक प्रोडक्ट एपीआई बनाएंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि एचटीटीपी एक्सेप्शन क्या होती है और एरर को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। और उसके बाद जो है वो स्टेटस कोड के बारे में पढ़ेंगे। और रिस्पॉन्स जो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि सर्वर जो रिस्पॉन्स हमें बेक करता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो आज हम उसको भी देखेंगे कि दूसरे कौन से फॉर्मेट होते हैं जिसमें सर्वर रिस्पॉन्स बेक कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस कोर्स के जो है ना, गिटहब आपको रिपो मिल जाएगी, उसमें डे वाइज सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने डे 2 पे कोड लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने ना एक फाइल दी है मेन डॉट पाई के नाम से, और रिक्वायरमेंट में जब हमने पिप के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। और उसके बाद डे 3 में हमने किया था कोड यूवी यूवी टूल के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मेन डॉट पाई फाइल मिलेगी, प्रोजेक्ट डॉट टॉमेल और यूवी डॉट लॉग। ठीक है। तो आज हम इसको भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जिस्टिंग कोड है, तो उसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं डे 2 पर, जहाँ पर हमने पिप के थ्रू इंस्टॉल किया था। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ ना कि इस रिपो को क्लोन कर लेता हूँ पहले। चलो, उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे जो है इसको क्लोन कर लेता हूँ। एक क्लोन। तो ठीक है। तो मैं अब एलिस करूँ तो पासवर्ड का प्रोजेक्ट करा होगा। इसमें आकर मैं क्या कर लेता हूँ, कोड डॉट कर लेता हूँ, तो ये मेरा VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरा एक मेन डॉट पाई के साथ नाम से एक फाइल बना था, जिसमें फास्ट एपीआई का कोड लिखा हुआ है। दूसरा है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट टीएक्सटी क्या होता है, क्योंकि आज के हमारा जो एजेंडा है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या कवर करेंगे। ये मेरे पास एक रीडमी फाइल है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला तो होगा प्रोडक्ट एपीआई बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सारे मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट सिलेक्ट हमने लास्ट वीक के लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका ओवरव्यू लिया था कि हम सिलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं और उसका काम क्या होता है। आज के क्लास में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट एपीआई बनाएंगे तो उसको ही यूज़ करते हुए काम करेंगे। जैसे हम पहले प्रोडक्ट स्टूडेंट एपीआई बनाई थी ना, तो उसमें हम यूज़ कर रहे थे आईडी। तो इस जो है प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे स्लग। ठीक है। उसके बाद HTTP एक्सेप्शन और स्टेटस कोड, ठीक है। मैं इसको साइड कर लेता हूँ के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ना इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं बना हुआ है, और ना ही हम प्रोजेक्ट को ऐसे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँ डे 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर यूवीआई कौन भी मुझे नहीं मिलेगा। यूवीआई कौन में बेसिकली में सिस्टम वाइज इंस्टॉल है, तो ये अभी चलेगा। चलिए, इसको अगर हम चला लें फॉर एग्जांपल के लिए,
ठीक है। अब ये तो बेसिकली चल रहा है, मगर अगर मैं कोई भी यहाँ पर ना प्रोजेक्ट अपना या डिपेंडेंसी कोई कुछ भी इंस्टॉल करूंगा ना, तो वो मेरी डायरेक्टली डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी सिस्टम वाइज। क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी अ, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो पहले याद रखिए ना, पहले आपने सबसे पहले वही करना है। ठीक है, वरना क्या होगा कि आपका जो भी पैकेज होगा इंस्टॉल, वो सिस्टम वाइज इंस्टॉल होगा, प्रोजेक्ट वाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर बना लेना है ना पिप। पिप के साथ हमने, पाइथन के साथ हमने जो है बनाना सीखा था Python 3 - n लिखेंगे। ठीक है सर ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है आपने यूवी से बनाई थी, तो उससे भी बना सकते हैं? जी, बना सकते हैं सर। मगर पहला जो दूसरा क्लास है ना, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था पिप के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डे 3 डे 4 डे 5 पर जो है ना हमने पिप यूज यूवी टूल यूज किया था। मगर डे 2 पे हमने पिप पिप के साथ अपना बनाना सीखा था। ठीक है, तो अभी डे 2 पर आकर कोड ना मैं पिप के साथ बना रहा हूँ, आई मीन पाइथन के साथ। तो अभी जी जी। हम डे 3 पर भी जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यूवी के कोड पड़ा हुआ हो, तो उसको कैसे इंस्टॉल करें। देखिए ना, यहाँ पर जो है ना फास्ट एपीआई का डेवलपर हो गया या किसी भी जेंगो का हो गया कुछ भी, तो सब जो डेवलपर होते हैं ना वो यूवी टूल यूज नहीं करते। मोस्टली जो यूज डेवलपर्स हैं वो यूज करते हैं पिप। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना दोनों तरीके से समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल पिप का प्रोजेक्ट हो तो वो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर यूवी का पड़ा हो तो वो कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अभी हम पिप के साथ पढ़ना सीख रहे हैं कि पिप के साथ। तो यहाँ पर डे 2 में आया मैं, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखूँ मैं, तो ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। मगर यहाँ पर देखें कि लाइब्रेरी के अंदर ना हमारे पास वो लाइब्रेरी नहीं, क्योंकि हम फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि वो इंस्टॉल हो जाए। तो हमारे पास जो है ना एक requirements.txt का फाइल होगा, उसमें अंदर सारी जो है ना लाइब्रेरी जो भी हमने यूज की है इस प्रोजेक्ट में, डे 2 के प्रोजेक्ट में, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें तो फास्ट एपीआई भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यूवीआई कौन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे जनरेट कैसे करते हैं रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल, क्योंकि आपने खुद नहीं लिखना है यहाँ। अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ रिक्वायरमेंट्स, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये इस डिपेंडेंसी इस पैकेज पे डिपेंड करता है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, पिप के थ्रू क्या कर रहे थे, पिप इंस्टॉल कर रहे थे ना। ठीक है, पिप इंस्टॉल फास्ट ये यूवी कॉन। अभी हमारे पास requirement.txt फाइल पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी requirement.txt फाइल में जो भी पैकेजेस पड़े हैं ना, हमें सिर्फ वो इंस्टॉल करने हैं। उसका ये भी फायदा होता है बेसिकली। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूवी कॉन कर दूं, मेरे पास जो है ना प्रोजेक्ट पड़ा है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। मसला यहाँ आएगा कि फॉर एग्जांपल जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, वो बनाया था बहुत पुराना है वो। ठीक है, उस वक्त जो अपना वर्जन चल रहा था फास्ट एपीआई का, वो था 0.122। ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद इंस्टॉल करते हैं, 1 माह के बाद इंस्टॉल करते, तो मे बी आपका जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो वर्जन का इशू हो सकता है, इस वजह से आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका टीएक्सटी फाइल बना लेंगे, रिक्वायरमेंट.txt फाइल बना लेंगे। उससे ये पता चलेगा कि आपने ना कौन से डिपेंडेंसी के कौन से वर्जन पे काम किया था। तो समटाइम्स ये होता है, तो कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं वर्जन के बीच में। तो यहाँ पर requirement.txt में हमारे साथ हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी पड़ी, उसके साथ उसके वर्जन नंबर भी पड़े, तो वो ही इंस्टॉल हो जाएगी। पहले हम इंस्टॉल कर दे पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूवी कॉन, हम क्या करेंगे अब, हम कह रहे हैं जो भी डिपेंडेंसी पड़ी है रिक्वायरमेंट फाइल में ना, वो इंस्टॉल कर दूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, install.-r requirement.txt। अब मैं जब इसको हिट एंटर करूंगा ना, तो जो यहाँ पर जो भी मेरे पैकेज पड़े हैं ना, जिस नंबर पे पड़े, जिस वर्जन पे पड़े, तो वो ही वर्जन ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी ये जो भी होगा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई।
चले। जी सर। अभी फॉर अभी फॉर एग्जांपल ना हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं, ठीक है। जैसे हम पहले कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँ, हमारे पास क्या पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट पड़ा था, पहले पहले दिन में वर्चुअल एनवायरनमेंट पड़ा था, टीएक्सटी फाइल हमारे पास थी ही नहीं, पैकेज इंस्टॉल थे हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट पैकेज इंस्टॉल थे, मगर हमारे पास ना रिक्वायरमेंट ऑफ टीएक्सटी फाइल थी ही नहीं। तो हम बेसिकली अगर किसी और को कोड देना हो तो वो कैसे देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल, जब आप गिटहब पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं ना, तो क्या होता है कि गिट इग्नोर एक फाइल बनती है, जिसमें वो क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है वो चीज़ें जो आपने अ, जो आपने नहीं सेंड करनी होती ऊपर, ठीक है। तो वहाँ में यहाँ पर वी एन वी डॉट फाइल भी हो जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, वो आप जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे ना तो उस टाइम आपने इंस्टॉल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को फॉर एग्जाम्पल सेंड करनी होती है, तो सिर्फ आप जो है मेन डॉट पाई फाइल सेंड करेंगे और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल सेंड करेंगे, दैट्स इट। आपको ये चीज़ें सेंड नहीं करनी होती, क्योंकि ये आपने ना जब अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे ना सॉफ्टवेयर, तो खुद बनाएंगे आप। तो ये बेसिकली मे भी आपको अभी समझ में ना आए, जब हम इसको भी ना डिप्लॉय करना सीखेंगे ना, तो वहाँ पर हम जो है फाइल सेंड करेंगे, मेन डॉट पाई हो गई और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होगी फाइल। तो सर्वर पर जब डिप्लॉय करेंगे, तो सर्वर वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे पैकेज, जिस पैकेज की ज़रूरत है वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में पड़ा हुआ है, तो वो खुद ही इंस्टॉल करेगा और खुद ही संभालेगा उनको। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोड पड़ा हुआ है, आपने अपने सिस्टम पे बनाया हुआ है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे एक कोड लिखा हुआ है फास्ट एपीआई का, जिसमें आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, उसके बाद मेन डॉट पाई फाइल बनाई, यहाँ पर आपने काम किया, ठीक है। अभी ये कोड आप सेंड करना चाह रहे हैं अपने किसी दोस्त को, तो आप कैसे सेंड करेंगे। या फिर आप ये कैसा करेंगे कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट भी जो है ना वो उनको सेंड कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सिर्फ मेन डॉट पाई फाइल सेंड करेंगे, उसी के साथ आप क्या करेंगे, जिस एनवायरनमेंट है ना, आप जिस एनवायरनमेंट में होगे, एग्जांपल मैं यहाँ पर ना कर देता हूँ, मैं एक्टिवेट कर देता हूँ एनवायरनमेंट को, ठीक है। एनवायरनमेंट, अब मुझे क्या करना है कि मुझे जनरेट करना है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। अब मुझे वो क्यों जनरेट करना है, ताकि मैं बता सकूं कि मेरा जो फाइल है ना, बेसिकली वो किस डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, कौन से पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए हैं इसमें। तो वो जनरेट करने के लिए आपने करना होता है पिप पिप के बाद लिखेंगे फ्रीज, फ्रीज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अगर आप ऐसा लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो आपका ना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बन के आ जाएगा, और जो भी आपने ना, अच्छा एक सेकंड, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चले एक सेकंड, यहाँ पर करना फ्रीज, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे होना चाहिए था, एक सेकंड। ठीक है, तो आपने ना एनवायरनमेंट से बाहर आकर जो है वो अपना पिप डॉट फ्रीज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट एक्स, ये कमांड लगानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा एक्टिवेट था वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसको मैंने डीएक्टिवेट करके फिर जो है ना ये कमांड चलाई, तो यहाँ पर मेरे पैकेजेस जो भी थे बेसिकली वो आ गए। ये तो बेसिकली सिस्टम वाइज हो गए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ टीएसटी का किसी को समझ में ना आई हो बात। सर ये जो आपने रिक्वायरमेंट्स डॉट कब इंस्टॉल कर। जी जी बताएं। सर ये जो रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हमने जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हुए हैं कि एक जनरल जो इंस्टॉल होते हैं उस तरह हो गए हैं जो कन्फ्लिक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये, अगर हम कोई और प्रोजेक्ट बनाते हैं।
देखिए, अगर आप जो है कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट में आप अलग अलग डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जो हाँ आपने जी। प्रोजेक्ट अभी फॉर एग्जांपल बना रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उनका वर्जन अलग होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट किसी और को दे रहे हैं या गिटहब पे दे रहे हैं, ठीक है, तो मे बी आपका जो कोड है वो 1 साल के बाद कोई यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर वो आपका ना रिक्वायरमेंट की एक्सी फाइल नहीं बना होगा, तो वो क्या करेंगे, आपका फाइल लिया, वो खुद देखेंगे कि कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे। तो मे बी 1 साल के बाद जो वर्जन होगा वो चेंज हो जाएगा। पाइथन का वर्जन चेंज होते हैं, पैकेजेस के वर्जन चेंज होते, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। लेकिन सर ठीक है। मैं ये क्वेश्चन ये था कि जो रिक्वायरमेंट्स की फाइल हम जो जनरेट कर रहे हैं ये हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट करके कर रहे हैं। इसका तो नहीं कोई इशू आ गया, फाइल के नेम पैकेजेस के नेम इसमें जस्ट आएंगे? हाँ जी, जो पैकेज आपके इंस्टॉल होंगे ना उसी में आएंगे। जो पैकेज आपके इंस्टॉल होंगे ना वही आ जाएंगे, क्योंकि आपने उसी में ही रहना है। एक सेकंड, यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट पे आना चाहिए। सेकंड में यहाँ पर ना प्रोजेक्ट फोल्डर में ही ओपन करता हूँ उसका, डेस्कटॉप, टेप टू। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट के ना बाहर आकर करते हैं, तो ये आपके सिस्टम वाइज प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉक की इसका तो जनरेट होना चाहिए था। चलिए हम एक प्रोजेक्ट बना के ना फिर उसको देख लेते हैं। ये तो इधर तो आना चाहिए था ऐसे ही। चलो देख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हमें आगे भी बढ़ना है थोड़ा। उसको भी देख लेते हैं। अभी ये डे 2 का था, ये पिप के थ्रू था। अभी फॉर एग्जांपल हमने ना डे 3 डे 4 और डे 5 पर जो है वो यूवी टूल के साथ बनाना सीखा था। तो आप डे 5 पर अगर आ जाए वापस, तो आपके पास कौन से फाइल होने चाहिए। आपके पास जो है ना project.toml होना फाइल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसीज होगी। और उसके साथ ही लॉग फाइल होना चाहिए, क्योंकि जो फास्ट एपीआई है वो खुद डिपेंडेंसी है, तो वो किसी और पे भी डिपेंड करती है। तो ये उनके भी पैकेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एनी आयो, फास्ट एपीआई इस पे डिपेंड करती है, क्लिक पे करती है, और कलर है वहाँ पे करती है। ठीक है। तो ये आपके होने चाहिए प्रोजेक्ट। तो सिंपली आपने इधर क्या करना है कि यहाँ पर आकर आपने लिखना है सिर्फ यूवी सिंक। ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन जाएगा, उसी के साथ जो भी आपके डिपेंडेंसीज थी वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा उनसे ईजी है बनस्बत पिप से, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। आपने सिर्फ अभी क्या करना होगा, इसको एक्टिवेट करना होगा। तो ये हमने सीखा था कि हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। हम लास्ट में आते हैं अपना पिप के साथ भी। ठीक है। तो मेरा सिस्टम जो है वो लिनक्स पे, इस वजह से मेरी कमांड अलग आ रही है। डे 3 पे हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल विंडोज पे है तो उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट फिर कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक अपने प्रोजेक्ट की तरफ। इसको क्लोज कर देता हूँ।
इसको क्लोज कर देता हूँ अभी। अभी हमने क्या है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैंने फास्ट एपीआई इंपोर्ट की है लाइब्रेरी के साथ, और उसके बाद जो है फास्ट एपीआई में टाइटल दिया है फास्ट एपीआई का। एक एंड पॉइंट बनाई हुई है रूट पर, जिसका मेथड है हेल्थ, और वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, प्रोडक्ट एपीआई रनिंग, और वर्जन क्या है हमारी एपीआई का। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एपीआई कॉल के थ्रू उसको रन कर देते हैं। ये क्या होगा, ये रन हो रहा है इधर। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स एपीआई बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मैं वो इधर इंपोर्ट कर देता हूँ। अभी मेरे पास 20 प्रोडक्ट पड़े हैं। ठीक है, अब वो डिक्शनरी फॉर्मेट में, यहाँ ऐसा कह लेंगे जेसन फॉर्मेट में। उसमें एक आईडी है, टाइटल है। ठीक है, टाइटल के बाद स्लग है, डिस्क्रिप्शन है उस प्रोडक्ट की, उसके बाद प्राइस है, टैग्स कौन कौन से हैं कि ये प्रोडक्ट किस टैग्स में आ रहा है, किस कैटेगरीज में आ रहा है, और उसके बाद जो है टैग्स के बाद एक स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है हमारे पास, और उसकी कैटेगरी क्या है बेसिकली। ठीक है, कैटेगरी एक हो सकती है, टैग में आप मल्टीपल दे सकते हैं, ऐसा समझें कैटेगरी उनकी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी को। ठीक है, अगर हम जो है इसका एक एंड पॉइंट बना लें, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम से, तो क्या कर लेते हैं इधर, डेट, सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं। प्रोडक्ट ओपन करना है, चलिए हम थोड़ी देर एपीआई के थ्रू कर लेते हैं, वो आसान रहेगा। ठीक है, तो स्वगैर एपीआई के थ्रू आ गई। अब ये प्रोडक्ट एपीआई जो आ रही है बेसिकली, वो हमने इधर लिखी है। ठीक है, तो जो आप इधर लिखेंगे ना, वो आपको इधर टाइटल आ जाएगा। हमारे पास हेल्थ है, एंड पॉइंट, इसको आप रन करेंगे तो आपको इधर रिस्पॉन्स इधर आ जाएगा। ठीक, अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स थे वो आ गए। ठीक, अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि स्लग क्या होता है। क्या आप में से किसी को पता है कि स्लग क्या होता है, या कभी नाम सुना हो? उसको स्लैग भी कहते हैं, हैंडल भी कहते हैं बेसिकली। तो किसी को पता है? वो यूआरएल में जो स्लैश के बाद होता है शायद। जी, यूआरएल होता है, मगर ये ना हर किसी में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप दराज पे जाते हैं, ठीक है, तो दराज में आपको स्लग शो होगा, या किसी अपना ये ऐसा कह लें कि कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई ब्लॉग वेबसाइट देखते हैं, तो आपको कुछ स्लग मिल जाएगा। चलें देख लेते हैं कुछ स्लग क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, दराज की एक साइट पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं दराज की साइट पे गया, तो कोई भी एक प्रोडक्ट में उठा लेता हूँ। ठीक, मैं इसकी मैं इसकी यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन मार्क के बाद जो है मैं इसको उठा देता हूँ। क्यूरी स्ट्रिंग है बेसिकली, ये भी हमने पढ़ा था, इसमें भी पढ़ेंगे क्यूरी स्ट्रिंग क्या है। तो यहाँ पर आप नोट करें ना, www.daraz.pk, उसके बाद प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बनाएंगे प्रोडक्ट्स, उसके बाद आप देखेंगे ना डव कंडीशनर इंटेंस रिपेयर 180 ml, यहाँ पर देखें, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं स्लग। यहाँ से यहाँ तक जो है स्लग कहते हैं, मगर यहाँ पर मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपको
हाईलाइट किया है इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। या आप अगर देखें प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, डव कंडीशनर इंटेंस रिपेयर 180 ml। तो जो स्लग आ रहा है ना, वो भी यहाँ पर देखेंगे तो वही नाम आ रहा है स्लग में। वही क्या, ठीक है। तो स्लैग में वो आ रहा है। स्लैग बेसिकली क्या होता है, जो आपका आइटम, जो आपका प्रोडक्ट, जो आपके आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, उसका जो टाइटल होता है ना, उससे क्या करते हैं, लोअर लेटर्स में लिखकर जहां पर स्पेस है वहां पर हाइफन देना होती है, ठीक है। तो ये आपका स्लैग बन गया। अभी मसला ये है कि स्लैग तो हमने लिख लिया, मगर इसका मेन वजह क्या होती है स्लैग लिखने की? कोई बता सकता है? कल के क्लास में भी मैंने, कल के ने बेसिकली लास्ट वीक एक लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था कि हम क्यों लिखते हैं स्लैग। तो आप में से किसी ने अगर ज्वाइन किया हो तो उसको पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक तो मेरे ख्याल से ना है। मतलब वो आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, शायद इसलिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि चलिए ना इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं क्या कर, इसको ना सर्च कर लेता हूँ इधर से। यहाँ पर जो है ना डव वाले आ रहे हैं, दराज वाले नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखिए वो आ गया, दूसरे नंबर पर है हमारे पास। स्लग होता है जब यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं ना, तो गूगल का बेसिकली एक पीछे से एक मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म है, वो क्या करता है कि वो इंडेक्स करता है अपने पेजेस को, या ऐसा कह लें रैंक करता है। आपने अगर एसईओ नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये उस वजह से होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी टाइटल यहाँ पर कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो उसी पेज का यूआरएल आपको उधर आ जाएगा, वो पेज आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये सेम ही आ गया। तो पेज को रैंक करने के लिए या पेज को अपना पहले रिजल्ट में लाने के लिए हम स्लग यूज करते हैं। ठीक हो गया। चलिए यहाँ पर भी देखिए ना, मैंने जो बनाया है टाइटल, टाइटल के साथ स्लग है। यहाँ पर लिखे वायरलेस माउस, तो यहाँ पर भी वायरलेस माउस लिखा हुआ है लोअर लेटर में और हाइफन में, क्योंकि जब आप यूआरएल में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कोई भी यूआरएल में ना, अगर आप स्पेस देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्पेस दे दूँ, देखिए कुछ होता है। यहाँ पर मैं स्पेस देते देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेस दी ना, वहां पर आ रहा है अ, अपना परसेंटेज साइन और 20। तो यूआरएल में अगर यहाँ कभी भी आप देखें ना परसेंटेज और 20, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर स्पेस आ रहा है, इस वजह से यूआरएल में परसेंटेज और 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसको, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि स्लेश लगा लेते हैं या अपना हाइफन लगा लेते हैं, सॉरी। तो अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, काफी टाइम लग गया इसको। चलिए हम एक, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की होगी या यूट्यूब पे देखा होगा, तो हमने एक स्टूडेंट मार्कशीट की एपीआई बनाई थी, जिसमें हम कोई भी अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहे थे तो हम यूज़ कर रहे थे आईडी, ठीक है। तो इस एपीआई में हम देखेंगे कि हम स्लग के थ्रू कैसे रिकॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है। अब आईडी हम क्यों ले रहे थे? क्योंकि आईडी जो होती है ना वो यूनिक होती है, ठीक है। नेम या अगर यहाँ टाइटल है वो हमारा मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम से, अली के नाम से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मगर आईडी जो भी होती है वो यूनिक होती है। जैसे आपकी सीएनआईसी नंबर है, अब सीएनआईसी नंबर पाकिस्तान में हर सिटीजन के पास है जो भी 18+ होगा, मगर उनका जो सीएनएससी नंबर होता है ना वो यूनिक होता है, हर किसी के पास यूनिक होता है। तो हमारे पास भी ना कोई भी एपीआई बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट्स की हो गई, स्टूडेंट की हो गई, या किसी और चीज़ की, आपके पास कोई एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए जिससे आप अपना डिफरेंशिएट करें रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो हम आईडी लेते हैं, इस जो ये बना रहे हैं उसमें हम अपना स्लैग लेंगे।
अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आए ना तो आप मुझे उसी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम दूँ एवस लग। ठीक। तो हमने पढ़ा था कि इसको कहते हैं पाथ पैरामीटर। तो पाथ पैरामीटर को हमें वैलिडेट भी करना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पाथ पैरामीटर पास के पेज से इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ऊपर आपने नाम देंगे ना स्लैब, जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे तो नीचे उसी का ही वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्लैब जो होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकते हैं, तो इस वजह से वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पेश किया। और इसको इक्वल करेंगे पाथ के साथ। ठीक हो गया। क्योंकि एपीआई को हमने ये भी बताना है कि ये जो पैरामीटर आ रहा है बेसिकली वो पाथ पैरामीटर है। अगर ना देंगे तो वो क्यूरी पैरामीटर भी समझ सकता है। ठीक, क्यूरी पैरामीटर भी हम यूज करेंगे इधर, हमने पहले पढ़ा भी है। तो सब हमें क्या करना है कि वो प्रोडक्ट सर्च करना है। तो सर्च करने से पहले ना हम क्या करेंगे कि हम लूप यूज करेंगे, लूप चलाएंगे। जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ पी प्रोडक्ट्स, जो हमारे ऊपर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद लिखूंगा कि अगर पी पी का जो स्लग की है, अगर वो इक्वल है जो ऊपर स्लग आ रहा है, तो क्या करें, रिटर्न कर दे प्रोडक्ट को। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज हमें रिटर्न कर दे एरर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा गेट मेथड मेथड के साथ प्रोडक्ट्स स्लेश स्लग के नाम से एक अपना एंड पॉइंट बन गया है। पहले हम इसको रन कर देते हैं कि कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं, जिसे हम इंडिविजुअली लाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रनिंग शूज पड़ा है, उसका स्लग जो है वो है रनिंग शूज। तो हम क्या करते हैं, इसको सर्च करके देखते हैं कि वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, और यहाँ पर रिक्वायर्ड पैरामीटर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ पैरामीटर। मैंने एक्सक्यूट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रनिंग शूज और ये प्रोडक्ट लिखकर आ रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ गलत लिख देता हूँ ऐसा कुछ, तो मैं एक्सक्यूट करूंगा तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले भी पढ़ा था। अभी यहाँ पर आप देखें एक चीज, चलिए उससे पहले ना एक यहाँ पर एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर, यहाँ पर हमने इस पेज पे गए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर फॉन्ट आपको विजिबल है या मैं थोड़ा और जूम कर लूँ। यहाँ पर ये शो हो रहा है आपको, फाइल्स का नाम समझ में आ रहा है। जी सर, श्योर। ठीक है, अगर देखें अभी हमने क्या यूआरएल पे ये हिट किया है तो हमारे पास ये आ गया है कि इस यूआरएल पे गए हैं और हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा है। स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200। ठीक है, 200 में क्या आ रहा है, ओके आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि स्टेटस कोड क्या होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी काफी टाइम एग्जाम्पल किया था कि स्टेटस कोड हमारे पास आ रहा था 200, ओके 200। तो जब भी हम कुछ सर्च कर रहे थे, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, तो हमारे पास ना हमेशा 200 आ रहा था। चले देख लेते हैं इसको, तो स्टेटस कोड क्या होते हैं।
HTTP response status code indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed. Response are grouped in a 5 classes. तो जब भी हम कुछ सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, तो सर्वर हमारे हमको क्या रिटर्न करता है, एक तो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, उसी के साथ स्टेटस कोड भी रिटर्न करता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटस कोड आ जाए, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिखा होगा, मैं वो चेक करा था, ठीक है, नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ना कुछ स्टेटस कोड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे 100 से 199 तक जो रिस्पॉन्स आ जाते हैं वो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। 200 से 299 पे आ जाते हैं सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी कुछ आपने रिक्वेस्ट सेंड की, तो आपको सर्वर की तरफ से ना सही रिस्पॉन्स आ गया, कोई भी मसला नहीं हुआ, ठीक है, तो वो रिसोर्स उसके पास पड़ा था, वो आपको रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। 300 से लेकर 399 पे क्या होता है, रीडायरेक्शन मैसेज होती है, ठीक है, तो हम इसको भी आगे पढ़ेंगे, मे भी अभी आपको समझ में ना आए कि रीडायरेक्शन क्या होती है। और 400 से लेकर 499 पे क्या होता है, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। तो वो क्लाइंट की तरफ से ना एरर रिस्पॉन्स होता है। यहाँ जो है ना, क्लाइंट एक ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करता है जो सर्वर के पास नहीं होता, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है 500 से 599 की तरफ, तो वो क्या होता है, सर्वर। तो सर्वर पर कुछ मसला होता है, यहाँ सर्वर डाउन हो गया है, जैसे अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, क्लाउड फ्लेयर का जो है सर्वर डाउन हो गया था, आधी दुनिया की इंटरनेट बंद हो गई थी, ठीक है, तो वो उनकी तरफ से होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो सेंड किया था वो 200 ओके था। मैं क्या करता हूँ ना, इनकी यूआरएल में ना कुछ ऐसा कुछ लिख लेता हूँ जो उनके इन पॉइंट बनी नहीं हो, जैसे टैग्स हो गया, ठीक है, टैग्स में मैं ट्रिपल एस कर देता हूँ, सेंड कर लिया, तो क्या मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा था। ठीक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वी आर सॉरी एन एरर अकर, हमारे पास नहीं, मगर ये इन्होंने ना हैंडल नहीं किया है, ये इसने हैंडल नहीं किया है। यहाँ पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनका जो सर्वर कोड हमें जो रिसीव हुआ है वो थोड़ा चेंज हो गया है, मूव परमानेंटली 300 से 300 1 की तरफ, ठीक है। तो आप जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर की तरफ से, अगर वो उनके पास रिसोर्सेज पड़ा होगा तो आपको 200 ओके का रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। अगर उनके पास नहीं होगा या कुछ मसला होगा तो उनका रिस्पॉन्स कोड अलग होगा। अभी हम जो है कोड में वो भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमने क्या बनाया है कि स्लग प्रोडक्ट्स, स्लग बनाया हुआ है यहाँ पर। चलिए हम जो है ना यूआरएल से चेक कर लेते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर चेक किया था ना, वो ऐसे ही चेक कर रहे थे, अब यूआरएल के थ्रू चेक कर लेते हैं उसको। अरे सारे आज नहीं करने हाँ जी। शायद, सारे आज नहीं करने। सॉरी, आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। चलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखें, हमारे पास रिसोर्स मौजूद था, तो हमने क्या रिटर्न किया है, 200 ओके, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसा जो है स्लग सर्च कर रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर एरर नॉट फाउंड, तो फिर भी यहाँ पर सर्वर की तरफ से ओके आ रहा है कि हमने वो रिस्पॉन्स सही से सेंड कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, एरर आ रहा है क्योंकि वो हमारे पास रिसोर्स है ही नहीं जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको हैंडल करने के लिए ना फास्ट एपीआई हमें देती है HTTP एक्सेप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो स्टेटस होता है, ठीक है, स्टेटस और HTTP एक्सेप्शन। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखेंगे, चलो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट या वो रिसोर्स उसके पास मौजूद होगा, और अपना जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसोर्स मौजूद होगा, तो यहाँ पर उसे रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या हो कि हमारे पास ना एक एक्सेप्शन रेज हो जाए, वो कौन सी होगी, HTTP एक्सेप्शन।
ठीक, एक्सेप्शन मतलब वो एरर का रिस्पॉन्स ऐसा समझे। अब एक्सेश HTTP एक्सेप्शन जो है वो एक फंक्शन है जो रिक्वायर करती है एक स्टेटस कोड। आपने स्टेटस कोड देना है, कौन सा स्टेटस कोड देंगे, और उसके बाद डिटेल में क्या रखेंगे कि मैसेज क्या प्रिंट आउट करेंगे जो यूजर को दिखाई दे कि मसला क्या है, एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटस कोड में आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं 404। अगर ऐसा ना लिखें तो यहाँ पर हमने ना एक फंक्शन अपना एक ना फंक्शन फंक्शन के लिए हम प्रॉपर्टीज जो है वो इंपोर्ट किए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सिंपली कि स्टेटस स्टेटस डॉट, अभी हमने क्या यहाँ पर मैसेज क्या लिखा था, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो यहाँ पर आप आएंगे ना तो 404 के नाम से एक स्टेटस कोड होगा। ठीक है, 404 के नाम से स्टेटस होगा, उसके बाद लिखेंगे नॉट फाउंड लिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे लिख लेंगे इधर। और उसके बाद नीचे जो है डिटेल में आपने क्या लिखना है, डिटेल में लिखेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले देखिए तो हमने क्या किया था कि पहले क्या था ना, गलत सेलेक्ट दिया था। उसके बाद यहाँ पर तो एरर मैसेज आ रहा था, मगर सर्वर की तरफ से ना रिस्पॉन्स ओके आ रहा था, और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं हो रहा था। अभी देखेंगे देखिएगा कि अभी क्या होता है। या मैंने इसको सेव कर दिया, उसके बाद मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एरर आ रहा है 404। तो इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो है ना 404 नॉट फाउंड। तो इसको कहते हैं बेसिकली प्रॉपर एरर हैंडलिंग। अब जब भी API बनाएंगे ना तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप फ्रंट यहाँ आप जो है वो API किसी को सेल कर देते हैं, कोई दूसरा चला देता है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे ना प्रॉपर मैसेजेस शो हो। अगर मेरे पास कोई रिसोर्स अपना कोई भी मैं सर्च करता हूँ वो रिसोर्स मौजूद नहीं है, तो मेरे पास वो एरर अपना आना चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट एंड पे उसके साथ ही कंपेटेबल बनाते हैं। ठीक हो गया, चले हम आगे चलते हैं। अब उसमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं इधर। हम क्या बना लेते हैं कि प्रोडक्ट, और उसके बाद फिल्टर का बना लेते हैं। यहाँ पर अगर आप दराज में आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा, जैसे मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी जिसे हम कहते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होता है, आपने मोबाइल पे यूज़ किया होगा कि फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है ना वो एक ऑर्डर में आ जाए, असेंडिंग में आ जाए या डिसेंडिंग में आ जाए टाइटल वाइज। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट्स की लिमिट होनी चाहिए कि मुझे 5 प्रोडक्ट शो होने चाहिए। ठीक है, या मैं जो प्राइस लिखूँ ना तो उस प्राइस रेंज के बीच में प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो उसको कहते हैं बेसिकली फिल्टर। तो हम वो एक एंड पॉइंट बना लेते हैं उसकी, कि अगर हम कुछ भी फिल्टर करना चाहें URL में या API के थ्रू, तो हमारे पास सिर्फ वही रिजल्ट शो होना चाहिए जिसे हम फिल्टर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिल्टर प्रोडक्ट्स। अभी फिल्टर प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम एक लिमिट बनाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए इंटीजर, और ये होगा क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको नन कर देते हैं, अगर देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं। तो हम इसको पाथ पैरामीटर के बाद इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, जहाँ तक बात समझ में ना आए ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक बना लेता हूँ ऑर्डर, और जो होगा स्प्रिंग STR क्यूरी पैरामीटर, उसमें हम करेंगे बाय डिफॉल्ट वो होगा सेलिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट्स लेकर आएगा।
ठीक है। उसके बाद हम बना लेंगे मिन प्राइस क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए प्राइस। और वो हो सकता है फ्लोट में। वो वो भी हमारा क्यूरी पैरामीटर है। तो स्टार्टिंग प्राइस होगी 0 से लेकर लेकर आए। नेक्स्ट प्राइस कितनी चाहिए, क्योंकि हमने रेंज में देनी है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाले प्रोडक्ट को लेकर आए। ठीक है, तो वो जो फ्लोट रहेगा और क्यूरी पैरामीटर में उसको होगा, वो होगा नन। क्योंकि हम कहते हैं कि मिनिमम प्राइस यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक भी चली जाए, वो बाय डिफॉल्ट वो रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, उसके बाद फिल्टर्ड प्रोडक्ट जो भी होगी वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले प्राइस रेंज। प्राइस रेंज में हम करेंगे फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर और इक्वल टू हो मिनिमम प्राइस के एंड मिक्स प्राइस इज नन हो, और प्राइस और मिक्स। तो क्या करें, कोई कर दें वो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर इक्वल टू प्राइस एंड मिक्स प्राइस इज नन। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि ऑर्डर बना लेते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ऑर्डर बेसिकली पहले तो रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक, तो जैसे हमने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग दिया हुआ है, अगर वो डिसेंडिंग में हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर इक्वल ऑर्डर लोअर डिसेंडिंग में। तो क्या है, तो हम फिल्टर प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेंगे, सॉर्ट करेंगे इसको। सॉर्ट क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉक्स आइटम चेक करें, लोअर लोअर में, और तो रिवर्स रिवर्स करें। लास्ट में हम फोर को भी देखेंगे, थोड़ा समझेंगे भी कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब लास्ट में हम चेक करेंगे कि लिमिट
अब भाई लिमिट नन नहीं है तो क्या करें कि फिल्टर्ड प्रोडक्ट को फिल्टर्ड प्रोडक्ट को क्या करें, रीअसाइन कर दें 0 से लेकर जहाँ तक लिमिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हमें रिटर्न करना है फिल्टर को। चले चेक करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, मे भी मसले आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टर आ गया, फिल्टर के नीचे हमारे वैल्यूज भी आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी पैरामीटर एज रिक्वायर्ड नहीं है, सारे ऑप्शनल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, हम कहते हैं कि 5 प्रोडक्ट शो हो और असेंडिंग ऑर्डर में हो। प्राइस जो है वो 1000 से शुरू हो और नेक्स्ट प्राइस कुछ भी हो। ठीक है, तो उसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, अभी इन चीज का ना आपने ख्याल करना है कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बनाया था प्रोडक्ट स्लेश स्लग, उसके नीचे जो बनाया है प्रोडक्ट स्लेश फिल्टर। तो जब हम फिल्टर को यूआरएल को हिट करते हैं ना, तो वो समझता है कि आप स्लग है ये। फिल्टर जो है ना वो एक स्लग वर्ड है, तो इस वजह से वो ये एंड पॉइंट को हिट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो स्टैटिक यूआरएल हो, स्टैटिक एंड पॉइंट हो, वो आपने पहले रखनी है। और जो डायनामिक पैरामीटर आ रहा है वो आपने नीचे रखना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैटर करता है। अभी हम क्या करते हैं, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं इसको और फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 10 सेंडिंग 1000। तो यहाँ पर आ गया हमारा इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर पे एरर आ रहा है कि वो कह रहा है कि फिल्टर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो मेरे फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ पर आना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। ट्राई आउट किया, यहाँ पर हमने 10 लिखा, उसके बाद असेंडिंग 1000 और स्किप किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्रोडक्ट हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट आ गए, जैसे हमने 10 ऊपर लिखा था, आप देख लेते हैं असेंडिंग में सारे। तो हमने ब्लूटूथ बी पहले आ गया, उसके बाद डी आया, ई आया, जी आया, एल, एन, ओ, पी, आर। ठीक है, तो हमारा असेंडिंग और ये ऑर्डर वाला भी चल रहा है। उसके बाद है जो मिनिमम प्राइस हो वो 1000 से लेकर आए। तो वो देख लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से वो क्या 1000 से या उससे ऊपर वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3000 मतलब 3999 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 4000 है बेसिकली। यहाँ पर देखेंगे 2000, 3200, 5500, 6000। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना सारे प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो 1000 से ऊपर है। तो हमारे चारों जो है, तीन कह लें, चलिए इसको ना इसको भी कर लेते हैं, 2000 वाले हैं बीच में। ठीक, तो मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, 2000, 1300, 1600, 1200, 1800। ठीक है, तो 2000 से ऊपर भी नहीं आ रहे। तो ये हमारे जो चारों क्यूरी पैरामीटर्स हैं, फिल्टर बेसिकली वो सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एक यूआरएल बन के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने फॉर्म के थ्रू किया है काम, मगर आप यूआरएल में ये चीज़ें देखेंगे। फिल्टर आ रहे हैं, लिमिट 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 के बाद जो है क्यूरी पैरामीटर है, लिमिट क्यूरी पैरामीटर है, उसके बाद 10 आ गया उसका वैल्यू। और एन, एन में क्या, अगर आपके पास मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स होंगे ना, तो आपने क्या करना है, क्यूरी पैरामीटर के बाद इक्वल सिंबल देकर वैल्यू देना है। वैल्यू देने के बाद आपने
यहाँ एन सिंबल कह लें या एम्परसेंड सिंबल कह लें। उसके बाद ऑर्डर कौन सा है असेंडिंग में, मिनिमम प्राइस 1000 और मैक्सिमम प्राइस ये हो गया। और अब अगर हम यही यूआरएल ब्राउजर पे रन करेंगे तो हमें हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगी। ठीक हो गया। जहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आई हो बात। कोड समझ में आ रहा है बेसिकली किसको, किसी को क्वेश्चन हो? मुझे पाइथन का एक कोड लिखा हुआ है। मेरी आवाज आ यस रही है? सर। जी जी, आवाज आ रही है। ठीक। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग का भी टाइम हो गया है। जो चीज़ें हमने पढ़नी थी वो थोड़ी बेसिकली पढ़ ली थी। कुछ दूसरे मेथड्स थे वो हमने यूज़ करने थे। एक पोस्ट वाला, हमने गेट वाला सिर्फ यूज़ किया है। पोस्ट पुट और डिलीट वाला वो रहता है। कल के टॉपिक में वो भी चीज़ें कवर कर लेंगे। और हम ये जो अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ना कि हम जो यूज़ कर रहे थे वो इन मेमोरी डेटा है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा हमारे पास वो डेटा होगी। अभी कल हम उसको ना एक अलग फाइल में बनाएंगे जेसन फॉर्मेट में। तो हम जो डेटा वो परसिस्टेंट रखेंगे। तो जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी हम डेटा सेव करेंगे तो वो हमारी फाइल पर सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई भी तो बस मीटिंग एंड कर लेते हैं इधर।